हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनूप साहू। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। हम अभी विश्व भूगोल के अंतर्गत 7 महाद्वीपों के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों के बारे में एक साथ देखेंगे। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी भारत के भूगोल में जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन किया गया, उसके बाद विश्व भूगोल में जो महाद्वीपों का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक सटीक जानकारी और प्रमाणित जानकारी, ठीक है, जो कि प्रासंगिक भी हो और ऑथेंटिसिटी इसमें बने रहे, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ह्यूमन एरर की संभावना बनी रहती है, मानवीय त्रुटि की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास आगे जारी रखते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है और साथ ही साथ महाद्वीप भी है। साथ ही साथ महाद्वीप भी है। महाद्वीप इस संदर्भ में कि महाद्वीप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश के रूप में महाद्वीप नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है। ठीक है, इसमें न्यूजीलैंड भी आ जाता है। इसके अलावा मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, इन पांचों को मिला करके ओसेनिया कहा जाता है। ओसेनिया कहा जाता है और ओसेनिया ही एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के अलावा मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पोलिनेशिया, इतना को मिला करके ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ओसेनिया में क्या क्या आ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। तो इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश है और यह विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। यह लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, 76 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। वैसे ओसेनिया जो महाद्वीप है, इसका कुल क्षेत्रफल जो ओसेनिया का होता है वो 89,85,000 वर्ग किलोमीटर होता है। 89,85,000 वर्ग किलोमीटर, 89,85,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें से ऑस्ट्रेलिया लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बाकी न्यूजीलैंड और ये मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के जो विभिन्न आइलैंड्स हैं, इन सब को मिला करके हो जाता है 89,85,000 स्क्वायर किलोमीटर ओसेनिया का टोटल एरिया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसका आप फ्री हैंड से बनाया हुआ एक मानचित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। सबसे पहला तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित एक देश है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध में आता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ वाला भाग, यह टेम्परेट जोन में आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, इसका लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि पहले बताया गया, इसका जो ग्लोबल पोजीशन है, ठीक है, यह सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, इक्वेटर के दक्षिण में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा का सागर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, यानी ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करती है। ठीक है, उसके अलावा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस जल संधि। टॉरेस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी आइलैंड से अलग करती है। न्यू गिनी आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट उत्तर में है, इससे अलग करती है। न्यू गिनी आइलैंड, इसके बारे में हम देखेंगे, यह एक मेलेनेशिया का एक भाग है। जब मेलेनेशिया देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे विस्तार से। न्यू गिनी आइलैंड का आधा भाग ओसेनिया में आता है और आधा एशिया महाद्वीप में आता है। वो जब हम मेलेनेशिया देखेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो टॉरेस स्ट्रेट जो है यह न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है।
आगे और देखते जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग 1900 किलोमीटर से भी अधिक, 1900 से लेकर के 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ग्रेट बैरियर रीफ यह एक दीवार के रूप में है, ठीक है। रीफ यानी भित्ति होता है, भित्ति यानी दीवार। यह एक दीवार के रूप में है जो इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है, अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ दीवार के रूप में है, ठीक है। यह कोरल के द्वारा निर्मित, जो कोरल यानी मूंगा जो होते हैं या प्रवाल जो होते हैं, विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं, समुद्री कीड़े, ठीक है, इनके अस्थि पंजरों से, ठीक है, निर्मित यह एक विशाल दीवार है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 1900 से 2400 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ठीक है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह दीवार जो है, यह कोरल जो जीव होता है उसके अस्थि पंजरों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। जैसे भारत में हम देखे थे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप जो हैं वह कोरल बिल्ट है, यानी कोरल क्रिएशन है, यानी वह कोरल के अस्थि पंजरों से निर्मित है। उसी प्रकार से ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह भी कोरल या प्रवाल के अस्थि पंजरों से निर्मित एक दीवार है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच वाले जो समुद्र है उसे कोरल सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोरल सी। आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर विस्तृत है, प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के बीच में टस्मान सी, ठीक है, टस्मान सी जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। अब आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है या दक्षिणी महासागर इसके नाम से इसे जाना जाता है। सदर्न ओशन यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। वास्तव में जो सदर्न ओशियन है वह इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशियन और उधर देखते हैं अटलांटिक ओशियन, इन तीनों के ही दक्षिणी भाग को सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर के दक्षिणी भाग को ही दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में सदर्न ओशियन है और सदर्न ओशियन के और दक्षिण में जाते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, उसके बारे में अलग से देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में पश्चिमी भाग में इंडियन ओशियन स्थित है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण समुद्र हैं, तिमोर सी, ऑस्ट्रेलिया और जो तिमोर द्वीप है, ठीक है, इसके बीच में स्थित है तिमोर सी, ठीक है। तो ये अब ऑस्ट्रेलिया के साउथ में कुछ और खाड़ियाँ और समुद्रों के बारे में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट दक्षिण में ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, एक प्रकार से जो खाड़ी नुमा आकृति है इसे ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से जाना जाता है या ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। यहाँ पर एक सक्रिय खाड़ी है, गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एडिलेड के वेस्ट में, ठीक है, एक सक्रिय खाड़ी है गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से जो अलग करती है उसे कहा जाता है बास स्ट्रेट, बास जल संधि, ठीक है। तस्मानिया द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही एक भाग है, ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया को अलग जो करता है उसे बास स्ट्रेट कहा जाता है। बास स्ट्रेट इस तरह से सदर्न ओशियन को टस्मान सी से मिलाती भी है, बास जल संधि, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न भाग में यानी दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत नगर है कैनबरा। अब बहुत ही ठंडा नगर भी है, ठीक है, क्योंकि यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित एक नगर है कैनबरा, ठीक है, एक पहाड़ी नगर है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। ठंड के दिनों में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे ठंडा स्थान भी है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ठंडा स्थान भी है कैनबरा जो वहाँ का कैपिटल है। -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुँच जाता है क्योंकि यह ग्रेट डिवाइडिंग पहाड़ी पर स्थित है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। और शहरों में देखते हैं, सिडनी, जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है, मुख्य औद्योगिक केंद्र है, व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है सिडनी। सिडनी के बंदरगाह को पर्ल हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्ल हार्बर। वैसे एक पर्ल हार्बर तो हवाई द्वीप समूह में था
द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पर्ल हार्बर पर जो जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था वो पर्ल हार्बर अलग है, वो अमेरिका का है। ठीक है, ये जो पर्ल हार्बर है सिडनी पर स्थित पर्ल हार्बर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। ठीक है, और सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर, औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है, और यह न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्य हैं, उनमें से न्यू साउथ वेल एक राज्य जिसका कैपिटल है सिडनी। सिडनी के पास में एक महत्वपूर्ण और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर न्यू कैसल। ठीक है, अन्य नगरों में देखते हैं ब्रिस्बेन जो है वह ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य क्वींसलैंड का कैपिटल है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। ठीक है, यह औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास बहुत ही अधिक हुआ है और साथ ही साथ ब्रिस्बेन में सूती वस्त्र उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है। ठीक है, ब्रिस्बेन के पास में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है गोल्ड कोस्ट जो है वो ब्रिस्बेन के साउथ में, ठीक है, पैसिफिक ओशन के तट पर ही स्थित है गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण नगर। अन्य नगरों में देखते हैं, साउथ की तरफ देखते हैं तो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिडनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर मेलबोर्न है। मेलबोर्न विक्टोरिया का कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का ही एक राज्य, ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत विक्टोरिया का कैपिटल है मेलबोर्न जो है ये भी एक ठंडा शहर है, शीतोष्ण कटिबंध पर स्थित एक शहर और साथ ही साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास भी यहाँ पर अधिक हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी उद्योग, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री इसके लिए भी प्रसिद्ध है मेलबोर्न। ठीक है, आगे अन्य शहरों में देखते हैं एडिलेड जो है वो जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड और यह मरे नदी के किनारे पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण नगर एडिलेड जो कि सदर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। आगे देखते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। ठीक है, पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है, पर्थ जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, आगे कुलगारली एंड कालगाडी, ठीक है, कुलगारली एंड कालगुरली दो महत्वपूर्ण नगर हैं यहाँ पर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका क्लियर कर लेते हैं, कुलगाड़ी एंड कालगुरली। ठीक है, कुलगाड़ी एंड कालगुरली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुलगाड़ी नगर और ये कालगुरली नगर। ठीक है, ये दोनों के दोनों गोल्ड माइंस के लिए विख्यात हैं, विश्वविख्यात हैं, सोने के खदानों के लिए विश्वविख्यात हैं ये दोनों नगर, कुलगाड़ी एंड कालगुरली। ठीक है, कालगुरली एंड कुलगाड़ी ये दोनों नगर सोने के खानों के लिए, गोल्ड माइंस के लिए विश्वविख्यात नगर हैं। ठीक है, इन्हें गोल्ड सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नगरों में देखते हैं आगे नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी प्रांत है, उत्तरी राज्य, उसे नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल जो है वो है डार्विन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी नगर डार्विन, यह उष्णकटिबंध पर स्थित एक नगर है और नॉर्दर्न टेरिटरी जो है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ का कैपिटल है डार्विन। ठीक है, अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, यहाँ पर एक खदान है वाइपा। ठीक है, वाइपा नगर जो है वो बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार है। वाइपा नगर बॉक्साइट का बहुत बड़ा भंडार, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में होता है। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो वाइपा नगर जो है वो बॉक्साइट के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह कैप यार्क पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में जो प्रायद्वीप है जिसे कैप यार्क पेनिनसुला कहा जाता है, यहाँ पर स्थित एक नगर है वाइपा। ठीक है, बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर एक और एलिस स्प्रिंग एक फेमस प्लेस है। एलिस स्प्रिंग जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूरे बीचों बीच स्थित है एलिस स्प्रिंग। यह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रोडक्शन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एलिस स्प्रिंग। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण प्लेस देखते हैं बुरके जो है, यह देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में स्थित यहाँ पे बुरके। यहाँ पर गर्मी के दिनों में तापमान 53 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, 53 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म स्थान है बुरके, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म स्थान। ठीक है, तो ये नगरों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। आगे और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर पूरे कैप यार्क प्रायद्वीप से लेकर के तस्मानिया के जाते तक
एक लंबी पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वतमाला है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वैसे सभी महाद्वीपों में कोई न कोई लंबा पर्वतमाला है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यह एक बहुत ही लंबा पर्वतमाला है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक चोटी है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कोसिस्को है, जिसकी कुल ऊंचाई 2230 मीटर है। ठीक है, 2230 मीटर है। ऐसे पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओसेनिया महाद्वीप कहा जाता है, ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया देश में नहीं है, वो न्यू गिनी में है। न्यू गिनी में एक प्लेस है विल्हेम। विल्हेम जो है वो पूरे ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर न्यू गिनी का चित्र नहीं बनाया है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आता है न्यू गिनी, और न्यू गिनी पर स्थित एक चोटी है विल्हेम। विल्हेम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ओसेनिया। ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी विल्हेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, जिसकी कुल ऊंचाई 2230 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अन्य और महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेशों में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पठार और मरुस्थल भी हैं, खास करके मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग। यहाँ पर बारिश कम होने के कारण बड़े बड़े मरुस्थलों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इन मरुस्थलों में हम देखते जाते हैं क्रम से। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम स्थित ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल। ठीक है, उसके अलावा आगे और विक्टोरिया डेजर्ट। विक्टोरिया डेजर्ट एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, विक्टोरिया का मरुस्थल। उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट, यह सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में स्थित, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में स्थित सिम्पसन डेजर्ट। आगे और देखते हैं, ठीक है, तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया पर स्थित एक मरुस्थल है, तनामी डेजर्ट। स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है, ये सेंट्रल ईस्ट में स्थित एक मरुस्थल, स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक प्रदेश हैं इनमें देखेंगे किम्बरले प्लेटू, किम्बरले का पठार। ऑस्ट्रेलिया में यह किम्बरले का पठार जो है यह खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के पास में एक खदान है पिलबरा। पिलबरा जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए विख्यात है। पिलबरा लौह अयस्क आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, किम्बरले प्लेटू जो है भारत में छोटा नागपुर का पठार जैसा है, अफ्रीका में कटंगा पठार जैसा है। ठीक है, उसी प्रकार से किम्बरले का पठार जो है वो खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे यहाँ पर देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक प्रदेश हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक पहाड़ी डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज या डार्लिंग पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पर एक पठार है हम्सले पठार। हम्सले पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित एक पठार, हम्सले पठार। आगे और कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ग्रेट आर्टिसन बेसिन यह सेंट्रल साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण मध्य ऑस्ट्रेलिया पर स्थित एक निम्न भूमि का क्षेत्र है। कम जो गहराई वाला जो कम ऊंचाई वाला जो भूमि होता है समुद्र तल से, इवन कई स्थान इसके ऐसे हैं जिसकी गहराई समुद्र तल से भी, मतलब वो समुद्र तल से भी कहीं ज़्यादा गहरी है। ठीक है, समुद्र तल से भी कहीं ज़्यादा गहरी स्थान है। इस स्थान का नाम ग्रेट आर्टिसियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन में बहुत सारे पाताल तोड़ कुएँ हैं, उत्स्रुत कुएँ कहा जाता है, जिसमें काफ़ी गहरा बोरवेल के माध्यम से काफ़ी गहरा नलकूप वहाँ पर खोदा जाता है और अपने आप फिर पानी निकलने लगता है। ठीक है, अपने आप पानी निकलने लगता है। तो इस प्रकार से कुओं को उत्स्रुत कुआं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे उत्स्रुत कुएं के लिए प्रसिद्ध है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। इन्हें आर्टिसियन वेल या उत्स्रुत कुआं के नाम से जाना जाता है, जहाँ से अपने आप पानी निकलता है, लेकिन काफ़ी गहराई तक उसे पहले खोदना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, जहाँ पर बड़ी संख्या में आर्टिसियंस वेल्स हैं, उत्स्रुत कुएँ हैं। ठीक है, यहाँ के एक झील है, ठीक है, लेक आयर, आयर झील। इसकी गहराई समुद्र तल से 16 मीटर और नीचे है। लेक आयर समुद्र तल से भी 16 मीटर गहरा है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, सबसे निचला स्थान है, सबसे निचला स्थान है। इसकी कुल गहराई समुद्र तल से भी 16 मीटर नीचे है, लेक आयर। ठीक है, अन्य तथ्यों में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ
इनमें 2 नदी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं। 2 नदियों में मरे नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और आगे जा कर के यह गल्फ ऑफ स्पेंसर के पास में गिर जाती है। इसके तट पर स्थित नगर जो है वो एडिलेड है, मरे नदी, ठीक है। मरे की सहायक नदी डार्लिंग नदी, ठीक है, ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और आगे जा कर के मरे नदी में मिल जाती है। तो मरे और डार्लिंग ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग के बीच में जो दोआब क्षेत्र है, मरे और डार्लिंग नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टियों को जमा करके जिस मैदानी भाग का निर्माण किए हैं, उस मैदानी भाग को रिवेरिना एग्रो एरिया कहा जाता है। रिवेरिना एग्रो एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस बेसिन में यानी मरे डार्लिंग के इस बेसिन में बहुत ही ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है, खास करके गेहूं का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, पशुओं के चारा का उत्पादन और साग सब्जियों का उत्पादन, फलों उत्पादन, ठीक है। इनके लिए जो फेमस प्लेस है यह है रिवेरिना बेसिन। मरे डार्लिंग की जो बेसिन है, मैदानी क्षेत्र है, इसे ही रिवेरिना एग्रो एरिया के नाम से जाना जाता है, रिवेरिना, ठीक है। तो ये और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, ठीक है। अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कृषि का विकास हुआ है वो खास करके बताया गया, जैसे गेहूं के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में से एक देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर गन्ना का उत्पादन भी अधिक होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है, कपास का उत्पादन भी होता है। कपास के उत्पादन के लिए जो रिवेरिना बेसिन है, रिवेरिना बेसिन फेमस है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है वो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा भेड़ पालन का कार्य जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। दुनिया के कुल भेड़ों का 33% यानी 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर भेड़ का जो मीट होता है, मांस, ठीक है, इसका भी प्रोसेसिंग किया जाता है, इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि भेड़ के जो मीट प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट में, ठीक है, मांस के निर्यात में अब ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दिया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड अब भेड़ के मांस के निर्यात में सबसे आगे हो चुका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन भेड़ पालन और भेड़ों की संख्या की दृष्टि से आज भी ऑस्ट्रेलिया दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास भी अधिक हुआ है, अधिक संख्या में भेड़ पालन होने के कारण, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिजों में देखते हैं आयरन और बताया गया कि किम्बरले जो प्लेटू है, किम्बरले का पठार, उस क्षेत्र में पिलबरा स्थित है। अब पिलबरा में आयरन ओर का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। गोल्ड, सोना का उत्पादन पहले ही बताया गया कि कुलगाड़ी और कालगुरली जो है यह दोनों गोल्ड माइंस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बॉक्साइट के उत्पादन के लिए कैपियार्क पेनिनसुला जो है, कैपियार्क प्रायद्वीप, यह फेमस है। टिन का उत्पादन भी यहाँ पर अधिक होता है। बॉक्साइट के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके अलावा यहाँ कोयले को भी उत्पादन होता है। यहाँ उत्तम किस्म का जो कोयला, कोकिंग कोल जो होता है, ठीक है, जो कि पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उपयोग ज़्यादा होता है पावर प्लांट्स में। ऐसे उत्तम किस्म के टॉप क्वालिटी के कोकिंग कोल का प्रोडक्शन के लिए भी ऑस्ट्रेलिया फेमस है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम का प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है, परमाणु ईंधन के रूप में कार्य करता है यूरेनियम, इसके उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ फेमस एनिमल है जो कि पूरे दुनिया भर में अनोखे हैं, विचित्र प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं जो दुनिया भर में और कहीं उतने नहीं पाए जाते। इनमें से कुछ हैं कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। कंगारू के अलावा यहाँ पर अन्य और कुछ एनिमल्स इत्यादि भी पाए जाते हैं, लिविंग बीइंग पाए जाते हैं, ठीक है। कोआला भी विशेष प्रकार का जीव होता है, कोआला, ठीक है। और इमू एक विशेष प्रकार की पक्षी होती है, शुतुरमुर्ग टाइप का होता है इमू, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्राणी, ठीक है। कीवी जो होता है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जब न्यूजीलैंड देखेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। कीवी भी एक प्रकार का बर्ड होता है जो कि न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड के रूप में वो जाना जाता है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है कीवी, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया, ठीक है। अब हम आगे न्यूजीलैंड के बारे में देखेंगे। न्यूजीलैंड जिसे
ब्रिटेन ऑफ साउथ, दक्षिण का ब्रिटेन का नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड को दक्षिण के ब्रिटेन का नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में जिस प्रकार से वहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसी प्रकार के जोग्राफिकल कंडीशन लगभग न्यूजीलैंड में भी समान रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में 2 मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ठीक है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। इसमें साउथ आइलैंड जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वेलिंगटन सबसे ज़्यादा दक्षिण पर स्थित राजधानी है। विश्व भर में जितने भी देश हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा दक्षिण पर स्थित राजधानी। ठीक है, यानी जितने भी दक्षिणी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा दक्षिण पर स्थित राजधानी वेलिंगटन है, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। अन्य बड़े नगरों में देखते हैं हैमिल्टन, ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड। ठीक है, और उसके अलावा आगे और कुछ महत्वपूर्ण नगरों में क्राइस्ट चर्च, ठीक है, ड्यूनेडिन, क्राइस्ट चर्च, ये न्यूजीलैंड के कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी जो द्वीप है, इस पे एक पहाड़ी है जिसको साउथ एल्प्स के नाम से जाना जाता है। जैसे एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। वैसे साउथ एल्प्स कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित पर्वत है साउथ एल्प्स। एक ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित एक पर्वत है जिसे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर साउथ एल्प्स जो है, साउथ एल्प्स, यह न्यूजीलैंड पर स्थित दक्षिणी द्वीप में स्थित एक पहाड़ी है। ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जो अलग करता है उसे कुक स्ट्रेट कहा जाता है। यह जेम्स कुक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। जेम्स कुक कौन थे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता एक महान यात्री थे, ब्रिटेन के थे ये। ठीक है, जिनका नाम था जेम्स कुक। ठीक है, तो इनके नाम पर ही उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच का जो जल संधि है उसे कुक स्ट्रेट के नाम से, ठीक है, यहाँ पर पुकारा जाता है, कुक स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर माउंट कुक स्थित है जो कि साउथ एल्प्स में स्थित एक चोटी है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी 3754 मीटर इसकी ऊंचाई है, 3754 मीटर। ठीक है, माउंट कुक, इसका नाम क्या है? माउंट कुक। यह न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, न्यूजीलैंड पर निवास करने वाले जो मूल निवासी हैं उन्हें माओरी का नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी। हालांकि इनका जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादातर जो गोरे लोग जो होते हैं यही आकर के यहाँ पर निवास करते हैं। गोरे लोग कहने का मतलब जो गोरे वर्ण के लोग जो हैं, ठीक है, गोरे त्वचा के लोग जो हैं, जो खास करके यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन लोग आकर के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आकर के बस गए। ठीक है, गोरे त्वचा वाले यूरोपियन लोगों की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। मूल निवासियों की तुलना में कहीं ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, यूरोपियन लोगों की है यहाँ पर। ठीक, तो ये न्यूजीलैंड के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक, अब हम ओसेनिया के कुछ और भागों के बारे में देखेंगे। मेलानेशिया, हम ऑस्ट्रेलिया देख लिए, न्यूजीलैंड देख लिए, अब हम देखेंगे मेलानेशिया जो कि ये भी ओसेनिया का ही एक भाग है। मेलानेशिया जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो कुछ द्वीप हैं इनको मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे भाग एशिया में आते हैं और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी जो कि एक बहुत बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है न्यू गिनी। ठीक है, जैसे आप डेनमार्क के बारे में डेनमार्क जो है, डेनमार्क के अधीन में आने वाला ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का। ठीक है, इसके अलावा और बड़े द्वीपों में देखते हैं न्यू गिनी है, बोर्नियो है, बेफिन आइलैंड कनाडा में है। ठीक है, उसके अलावा मेडागास्कर एक देश है अफ्रीका के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। ये कुछ बड़े द्वीप हैं। ऐसे ही एक बड़ा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, न्यू गिनी द्वीप 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पर उसका चित्र नहीं बनाया गया है, समझेंगे थोड़ा उसको। ठीक है, न्यू गिनी एक बड़ा द्वीप है, यह 2 भागों में विभाजित है। ऐसे न्यू गिनी एक ही द्वीप है। ठीक है, 2 भागों में किस प्रकार से इसका जो राजनीतिक विभाजन हुआ है 2 भाग में है। न्यू गिनी का पश्चिमी भाग, ठीक है, इरियन जाया के अंतर्गत आता है और इरियन जाया इंडोनेशिया का एक प्रांत है। इरियन जाया इंडोनेशिया का एक प्रांत है। ठीक है, वो न्यू गिनी के पश्चिमी भाग पर स्थित है और न्यू गिनी का पूर्वी भाग उसे न्यू गिनी पापुआ के नाम से जाना जाता है। न्यू गिनी पापुआ एक स्वतंत्र देश है और ओसेनिया का हिस्सा है। ओसेनिया का हिस्सा है। ठीक है, न्यू गिनी पापुआ एक स्वतंत्र देश है, जबकि पश्चिमी भाग जो है इरियन जाया, यह इंडोनेशिया का एक प्रांत है। ठीक है, न्यू गिनी
नेक्स्ट फिजी। फिजी जो है ये भी मेलेनेशिया का एक महत्वपूर्ण द्वीप। फिजी, यहाँ पर भारतीय मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं, बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो कि ब्रिटिश टाइम में जब भारत में ब्रिटिश काल चल रहा था उस समय ही फिजी द्वीप में गन्ने की खेती करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक बन करके आ गए थे यहाँ और यहीं बस गए। तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या अधिक है फिजी में। फिजी की राजधानी सुआ, ठीक है, सुआ। उसके अलावा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड जो है ये भी मेलेनेशिया का ही भाग है। अब मेलेनेशिया के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, इसमें नॉर्थ मैरियाना, मार्शल आइलैंड, गुआम और किरिबाती ये सब माइक्रोनेशिया के आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, ठीक है। माइक्रोनेशिया की स्थिति कहाँ पर है? फिलीपींस के वेस्ट में है। प्रशांत महासागर पर स्थित बहुत सारे द्वीप हैं, जो कि फिलीपींस एक देश है। फिलीपींस एशिया के पूर्वी भाग का एक देश, ठीक है। उसके ईस्ट में, उसके पूर्व में प्रशांत महासागर पर स्थित द्वीप है जिसे माइक्रोनेशिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट पोलिनेशिया। पोलिनेशिया जो है वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच लगभग भूमध्य सागर के आसपास स्थित, ठीक है, द्वीपों का नाम पोलिनेशिया है। इनमें कौन कौन से द्वीप आते हैं? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक राज्य है, 50वां राज्य, ठीक है, हवाई द्वीप। उसके अलावा यहाँ पर समोआ, तुवालू, टोंगा, ईस्ट किरिबाती, ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ठीक है, जो कि पोलिनेशिया के हिस्से हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, इनको मिला करके ओसेनिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये ओसेनिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब ओसेनिया के बाद अब आगे देखते हैं सबसे आखिरी में निर्जन महाद्वीप के नाम से द कॉन्टिनेंट ऑफ नो मैंस, ठीक है, या द कॉन्टिनेंट ऑफ नो मैंस या नो मैंस लैंड के नाम से विख्यात, निर्जन महाद्वीप के नाम से विख्यात अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि एक फ्रिजिड कॉन्टिनेंट है, जमा हुआ महाद्वीप है, इसके बारे में हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप, यह महाद्वीप 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग में विस्तृत अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका के बाद फिर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक है। इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है यह दुनिया का सबसे ऊंची महाद्वीप है, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे एशिया की ऊंचाई सबसे अधिक है क्योंकि एशिया में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक पीक की ऊंचाई नहीं देख रहे हैं, हम संपूर्ण महाद्वीप की औसत ऊंचाई देख रहे हैं। तो संपूर्ण महाद्वीप के औसत ऊंचाई देखा जाए तो अंटार्कटिका दुनिया के सबसे ऊंची महाद्वीप है, हाईएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर बर्फ़ की काफ़ी मोटी परत जमी हुई है। अब बर्फ़ लगातार जमने की वजह से इसकी ऊंचाई अधिक हो गई है और इस तरह से दुनिया की सबसे ऊंची महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका ही है औसत रूप से, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका को, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो खोज किया गया वो सबसे पहले फैबियन व्हीलिंग सैसन के द्वारा किया गया। फैबियन व्हीलिंग सैसन, ठीक है, एक खोजी यात्री थे, हाँ, ठीक है, फैबियन व्हीलिंग सैसन, इनके द्वारा 1820 को अंटार्कटिका महाद्वीप का खोज किया गया। ऐसे जेम्स कुक उससे पहले भी प्रयास किए थे। जेम्स कुक जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खोज करता है, वो और साउथ तक भी गए थे। साउथ तक जा कर के जो अंटार्कटिक सर्किल है 66.5 अंश का दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिक सर्किल, उसको भी वो लगभग वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए जेम्स कुक। तो सबसे पहले अंटार्कटिका जो पहुँचे वो फैबियन व्हीलिंग सैसन थे, ठीक है। साउथ पोल का जो सबसे पहला खोज किया गया वो नॉर्वे के एमंडसेन के द्वारा किया गया। नॉर्वे के एक यात्री थे एमंडसेन, उनके द्वारा 1911 को साउथ पोल, जो कि यहाँ पर स्थित है साउथ पोल, 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है, अंटार्कटिका के बीचों बीच स्थित है,
साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जब हम विश्व भूगोल देखेंगे तो इसके बारे में और देखेंगे। 90 अंश का जो अक्षांशीय बिंदु है वो तो कोई रेखा नहीं है, वो बिंदु है, वो पॉइंट है, ठीक है। 90 अंश का दक्षिणी अक्षांशीय बिंदु उसे ही साउथ पोल कहा जाता है, ठीक है। और 90 अंश का उत्तरी अक्षांशीय बिंदु जो है उसे नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और यह साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो साउथ पोल के जो खोजकर्ता वो एमंडसेन थे 1911 में। यह नॉर्वे के एक वैज्ञानिक यात्री थे, ठीक है, एमंडसेन, इनके द्वारा साउथ पोल का खोज किया गया, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाइफ जो हैं, ठीक है, लिविंग बीइंग, इनमें से पेंगुइन है, ठीक है। पेंगुइन के अलावा यहाँ पर लाइकेन और मॉस इत्यादि, ठीक है, मॉस, लाइकेन, ये सब कुछ पाए जाते हैं, और पेंगुइन बर्ड पाया जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर लाइफ एकदम ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही विरल है, और मानव की जनसंख्या तो यहाँ है ही नहीं। जो रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, जो अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो यहाँ पर अपने अपने रिसर्च सेंटर में काम करते रहते हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, अंटार्कटिका जो है यह सभी महत्वपूर्ण महासागरों से घिरा हुआ है। पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और इनका दक्षिणी भाग जो आपस में जुड़ जाता है, जिसे अंटार्कटिक ओशियन या सदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, इनसे घिरा हुआ है अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप में कुछ सागर भी हैं, कुछ समुद्र हैं, जैसे रॉस सी, ये अंटार्कटिक जो महाद्वीप है इसका एक समुद्र रॉस सी, और एक और सी है वेडल सी, ठीक है, वेडल का सागर, वेडल सागर या वेडल सी, ये कुछ महत्वपूर्ण समुद्र हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पामर पेनिनसुला, ठीक है, पाल्मर पेनिनसुला या पाल्मर प्रायद्वीप, ये संकरी पट्टी के रूप में आप देख सकते हैं। ये प्रायद्वीप जो है इसे पाल्मर पेनिनसुला या पाल्मर प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक में यही एकमात्र प्लेस है जो कि गर्मी के दिनों में, ठीक है, थोड़ा खुल जाता है, यहाँ के बर्फ़ पिघल जाते हैं और इसके कुछ स्थान खुल जाते हैं, यानी भूमि दिखाई देने लगती है। बाकी शेष अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो 12 महीने बर्फ़ से जमे रहते हैं, 12 महीने बर्फ़ से जमे रहते हैं। सिर्फ पाल्मर पेनिनसुला जो है यहाँ पर गर्मी के दिनों में कुछ ही भाग, संपूर्ण भाग नहीं, कुछ ही भाग यहाँ के बर्फ़ पिघलने की वजह से खुले हो जाते हैं, और जहाँ पर इस तरह से लाइकेन, मॉस इत्यादि उगने लगते हैं, और यहीं पर ज़्यादातर पेंगुइन बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। पेंगुइन जो चिड़िया है वो ज़्यादातर यहीं पर पाया जाता है, जो भी लाइफ पाया जाता है यहीं पे ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखेंगे, अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव में होने के कारण यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ चली जाती है, सूर्य उत्तरायण होता है, तो यहाँ पर 6 महीने की रात होती है। और सूर्य जब विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ आती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ आती है यानी दक्षिण की तरफ आती है सूर्य विषुवत रेखा से, यानी सूर्य का दक्षिणायन होता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने की दिन होती है, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने पर 6 महीने की रात और सूर्य के दक्षिणायन होने पर 6 महीने की दिन, तो इस तरह से यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो विन्सन मैसिफ है। विन्सन मैसिफ वेडल सी के पास में, यहाँ पर उसके तट में, ठीक है, वेडल सी के तट पर स्थित विन्सन मैसिफ, इसकी कुल ऊंचाई 5140 मीटर, 5140 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है, विन्सन मैसिफ, ठीक है। अन्य और महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप का आकृति आप देख सकते हो, यह इसकी आकृति में हम देखते हैं यह 2 खंडों में देखने से विभाजित लगता है, विभाजित नहीं है, जुड़ा हुआ है। इसमें से यह छोटा पार्ट जो दिख रहा है इसे लिटिल अंटार्कटिका कहा जाता है, और जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है इसे ग्रेटर अंटार्कटिका कहा जाता है, ग्रेटर अंटार्कटिका, ठीक है, यानी इसे छोटा अंटार्कटिका और इसे बड़ा अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अन्य और कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, वोस्टॉक जो कि रसिया का ही एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर साइंस एक्सपेडिशंस इत्यादि किया जाता है, तो बहुत सारे देशों ने अपना अपना एक्सपेडिशन सेंटर वहाँ पर बना रखे हैं, अभियान केंद्र बना रखे हैं। तो रसिया का जो वहाँ पर एक्सपेडिशन सेंटर है जिसे वोस्टॉक कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है, पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल, -95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच जाता है,
इस प्लेस का नाम है वोस्टॉक। ठीक है, वोस्टॉक। यहाँ पर टेम्परेचर -95 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे और तथ्यों में देखेंगे। भारत के कुछ यहाँ पर जो अभियान है, अंटार्कटिका अभियान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान करने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों का स्थापना किया गया है। इनमें से सबसे पहला जो था साउथ गंगोत्री जो है, दक्षिण गंगोत्री, यह एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र भारत का, लेकिन अब यह बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। ठीक है, साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। अभी वर्तमान समय में 2 अनुसंधान केंद्र यहाँ पर कार्यरत हैं। एक मैत्री, वर्तमान समय में यह कार्यरत है, और दूसरा है भारती। दूसरा जो लेटेस्ट है, अभी कुछ वर्षों पहले ही अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारत के द्वारा किया गया है, भारती। ठीक है, यह लार्मसन हिल माउंटेन जो है, लार्मसन की पहाड़ी, याद रखेंगे। भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कहाँ पर स्थित है, तो उस जगह का नाम है लार्मसन पहाड़ी पर स्थित है भारतीय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनुसंधान अंटार्कटिका के यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्लेशियर है, हिमनदी, लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनदी, नदी जो पूरी तरह से जमा हुआ रहता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर हिमनदी वो है लैम्बर्ट ग्लेशियर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एब्रूस जो है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि रॉस सी के किनारे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। अभी वर्तमान समय में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका का यही है, माउंट एब्रूस। ठीक है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। ठीक, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ओशनिया और अंटार्कटिका के बारे में देखा। तो इस तरह से हमने विश्व भूगोल के अंतर्गत 7 महाद्वीपों के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। ठीक है, अब आगे जो हम क्लास लेंगे, उन क्लासेस में सबसे पहला भारत का भूगोल रहेगा। भारत के भूगोल में हम स्टार्ट करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति एवं विस्तार, और इसी तरह से भारत के भूगोल को क्रम से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।